अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर और धनवान में क्या फ़र्क है, तो शायद आप कहेंगे दोनों एक ही बात है। लेकिन यही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर महीने लाखों कमाता है, लेकिन महीने के आखिर तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता? और कुछ लोग साधारण नौकरी करते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें पैसों की चिंता करते कभी नहीं देखा। फिर भी धीरे धीरे वे ऐसी संपत्ति बना ही लेते हैं, वही धनवानों वाली। अजीब बात है ना? तो आखिर फ़र्क कहाँ है? जवाब आपकी सैलरी में नहीं, आपके व्यवहार में है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी कला है, लेकिन पैसा कमाना अलग बात है और उसे संभाल कर रखना बिल्कुल अलग कला है। और यही बातें मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाते हैं। और सच कहूँ, यही एक लाइन इस पूरी किताब का सार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाषनी और आप सुन रहे हैं books.com लिट ज्ञान। आज बात करेंगे उस किताब की जिसकी चर्चा शायद आपने हर दूसरे फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर सुनी होगी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अरे चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको इस किताब के 20 चैप्टर नहीं सुनाने वाली। अब चूंकि इस किताब में सीखने को बहुत कुछ है, मैंने इस रिव्यू को 2 भागों में विभाजित किया है। तो आज देखते हैं इस एपिसोड की पहली कड़ी। क्योंकि ये किताब मुझे सिर्फ पैसे के बारे में नहीं लगी, ये किताब मुझे इंसानों के बारे में लगी। हमारे डर, हमारे लालच, हमारी आदतें और उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो कई बार हमारी पूरी आर्थिक ज़िंदगी बदल देती है। आज पूरे एपिसोड के दौरान बस एक सवाल अपने मन में रखिए। अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बिना घबराए 6 महीने जी सकूं? इस सवाल का जवाब ही शायद बताएगा कि हम सिर्फ अमीर दिखते हैं या सचमुच धनवान हैं। चलिए सबसे पहले एक सवाल। अगर कोई व्यक्ति BMW चलाता है, हर साल विदेश घूमने जाता है, महंगी घड़ी पहनता है, तो क्या वह अमीर है? शायद। लेकिन क्या वह धनवान भी है? ज़रूरी नहीं। वैसे अगर आपकी BMW बाहर खड़ी है तो प्लीज़ इस बात को पर्सनल मत लीजिए। यही इस किताब की पहली बड़ी सीख है। लेखक कहते हैं कि रिच और वेल्थी 2 अलग चीज़ें हैं। रिच यानी जिसके पास इस समय बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, जो दिखता नहीं, जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं होता, जो किसी ब्रांडेड बैग या नई कार में बदल नहीं गया। यही असली संपत्ति है। यही वजह है कि असली संपत्ति अक्सर दिखाई नहीं देती। हम किसी की नई कार देख लेते हैं लेकिन उसके निवेश नहीं। हम किसी की विदेश यात्रा देख लेते हैं लेकिन उसकी बचत नहीं। हम किसी का नया घर देख लेते हैं लेकिन उसके आपातकाल के लिए रखे गए पैसे नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि संपत्ति वही है जो अभी तक खर्च नहीं हुई। और शायद यही कारण है कि वास्तव में धनवान लोगों को पहचानना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत दिखाई नहीं देती। याद रखिए, हम आज पूरे एपिसोड में बार बार इसी बात पर लौटेंगे। अमीर दिखना आसान है, लेकिन सचमुच धनवान बनना बिल्कुल अलग बात। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में ये बात पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। वैसे इंस्टाग्राम पे तो सबकी ज़िंदगी मंडे से संडे तक वेकेशन ही लगती है। आज हम लोगों की सेविंग्स नहीं देखते, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं। हमें उनकी EMI नहीं दिखती, सिर्फ उनकी यूरोप ट्रिप दिखती है। हमें उनका क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दिखता, बस उनकी नई कार दिखती है। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि यही सफलता है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारी इच्छाएं भी चुपचाप बढ़ने लगती है। लेकिन शायद सफलता वो है जो कमरे के पीछे छिपी रहती है। ध्यान दीजिए, हमारी ज़रूरतें उतनी तेज़ नहीं बढ़ती जितनी हमारी आदतें। और इसे ही आजकल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। पैसा गणित कम, मनोविज्ञान ज़्यादा है। अगर पैसा सिर्फ गणित होता तो दुनिया के हर चार्टर्ड अकाउंटेंट करोड़पति होते, हर इकोनॉमिस्ट सबसे बड़ा निवेशक होता। क्यों? सही कहा ना मैंने? लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पैसा एक्सेल शीट पर नहीं चलता। पैसा चलता है डर पर, उम्मीद पर,
अहंकार पर, दूसरों से तुलना करने की आदत पर और कई बार बचपन की यादों पर। सच कहूँ तो पैसा ज़्यादा इमोशन है। शेयर खरीदने का फैसला एक्सेल शीट पर नहीं होता, वो होता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ लालच भी होता है और दूसरों को देखकर फोमो भी। यही वजह है कि एक ही शेयर वैल्यू को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं। किसी को मौका दिखता है, किसी को खतरा, किसी को भविष्य तो किसी को पिछला नुकसान। पैसों के मामले में ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और व्यवहार सीखना कठिन है, यहाँ तक कि स्मार्ट लोगों को भी। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारे अनुभवों से बनते हैं और ये अनुभव सिर्फ हमारे अपने नहीं होते, हमारे घर से भी आते हैं। अगर आपका बचपन ऐसे घर में बीता है जहां हर महीने बिजली का बिल भरने से पहले 10 बार हिसाब लगाया जाता था, तो शायद आज भी आप पैसे खर्च करते समय थोड़ा रुकते होंगे। अगर आपकी माँ हर त्योहार पर कहती थी कि अभी मत खरीदो, दिवाली की सेल में ले लेंगे, या आपके पापा हर महीने खर्च लिख कर रखते थे, तो हो सकता है कि आपने बिना जाने ही पैसों को लेकर अनुशासन सीख लिया हो। और अगर आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहां अक्सर सुनने को मिलता था, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ, तो बचत आपके लिए सिर्फ आदत नहीं, सुरक्षा बन जाती है। अगर आपने बचपन में अपनी माँ को पुराने डब्बों में पैसे अलग अलग रखते देखा है, रेशन का पैसा अलग, स्कूल फीस का अलग और अचानक आई ज़रूरत के लिए थोड़ा सा पैसा अलग, तो शायद आपको बिना किसी किताब के ही फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पाठ घर पर मिल चुका है। यानी हमारे पैसे से जुड़ी सोच कई बार हमारी पहले जेब खर्चे से भी पहले बननी शुरू हो जाती है। फिर समय के साथ हमारे अपने अनुभव भी जुड़ते जाते हैं। मान लीजिए किसी ने 2008 की आर्थिक मंदी में अपने परिवार को संघर्ष करते देखा। उसके लिए शेयर बाजार सिर्फ निवेश नहीं, एक डर की याद भी हो सकता है। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी दौर में सस्ते दामों पर निवेश करके अच्छा प्रतिफल कमाया हो, तो उसके लिए वही बाजार एक सुनहरा अवसर बन सकता है। तो कौन सही है? शायद दोनों, क्योंकि दोनों अपनी अपनी कहानी के हिसाब से फैसला ले रहे हैं। और यही कारण है कि हमें लोगों के आर्थिक फैसलों को देखकर उन्हें मूर्ख या समझदार कहने से पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कहानी क्या रही है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। यदि आप अपने आर्थिक निर्णय अपने अनुभवों के भरोसे लेते हैं, इसका मतलब है कि आप एक अलग दुनिया के ज्ञान पर इसे आधारित कर रहे हैं। अनुभवों के बजाय हमें अपने लक्ष्यों और निवेश विकल्पों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के आधार पर निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सीखना चाहिए। प्रभावी निवेश अच्छे निर्णय लेने के बारे में कम और लगातार गलतियां ना करने के बारे में अधिक है। क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है? हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, और मेहनत ज़रूरी भी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत काफ़ी है? मॉर्गन हॉसल इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग तरीके से देते हैं। वे बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिल गेट्स असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें स्कूल के दिनों में ही कंप्यूटर तक पहुंच मिली थी? उस समय दुनिया के बहुत कम स्कूलों में यह सुविधा थी। यानी मेहनत के साथ साथ समय, परिस्थितियां और थोड़ी सी किस्मत भी उनके साथ थी। और इसका उल्टा भी सच है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उतनी ही मेहनत की, लेकिन उन्हें वही अवसर नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत मायने नहीं रखती, बल्कि इसका मतलब यह है कि सफलता में लक भी शामिल है और असफलता में रिस्क भी। यही वजह है कि किसी एक सफल व्यक्ति की कहानी पढ़कर हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वही रास्ता सबके लिए काम करेगा। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हर परिस्थिति अलग होती है और हर सफ़र भी। लेकिन यहाँ किताब मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं, असफल लोगों की कहानियाँ क्यों नहीं? पढ़ते भी हैं तो बहुत कम। क्यों? क्योंकि सफलता बिकती है जनाब, असफलता नहीं। लेखक इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। यानी हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो जीत गए, जो हार गया उनकी कहानियाँ हमारे सामने आती ही नहीं। इसीलिए जब भी आप किसी करोड़पति की कहानी पढ़ें तो यह भी याद रखिए कि उसी रास्ते पर चलने वाले हजारों लोग शायद
सफल नहीं हुए। इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है विनम्र रहना। और अब देखते हैं इस किताब का मेरा सबसे पसंदीदा विचार। अगर मैं आपसे पूछूं पैसा आखिर किसके लिए चाहिए, तो शायद आपका जवाब होगा घर, कार, विदेश यात्रा, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। लेकिन किताब यहाँ एक दिलचस्प बात कहती है, इन सब के पीछे भी एक और चीज़ छिपी है, और वह है अपने समय पर अधिकार। सच कहूँ, इस पूरे किताब में अगर कोई एक विचार मेरे साथ हमेशा रहने वाला है तो शायद यही है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वह आपको महंगी चीज़ें खरीद कर दे सकता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक दिन अगर आपका मन किसी नौकरी को छोड़ने का करे तो आप सिर्फ डर की वजह से वहाँ रुके ना रहें। अगर परिवार को आपकी ज़रूरत हो तो आप बिना घबराए छुट्टी ले सकें। अगर ज़िंदगी अचानक कोई मुश्किल मोड़ ले आए तो आपके पास थोड़ा सा समय खरीदने की क्षमता हो। और मुझे लगता है कि यही फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे सुंदर परिभाषा है। तो अब सवाल ये है, अगर पैसा सिर्फ कमाने से कोई अमीर नहीं बनता तो फिर असली खेल क्या है? यहीं मुझे एक बात बहुत पसंद आई। पैसा कमाने के लिए ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन पैसा बचा रखने के लिए थोड़ा सा डर भी ज़रूरी है। पहली बार जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे थोड़ी अजीब लगी। हम तो हमेशा सुनते आए हैं थिंक पॉजिटिव, टेक रिस्क, ड्रीम बिग, लेकिन लेखक कहते हैं हाँ, बड़े सपने देखिए, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही दांव पर मत लगाइए। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे व्यवहारिक सीख। ज़िंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हम में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं? अगर मेरी सैलरी इतनी बड़ी तो मैं ये खरीदूंगा, अगर बोनस मिला तो निवेश करूंगा, और अगर बिजनेस चला तो घर ले लूँगा। लेकिन क्या ज़िंदगी कभी एक्सेल शीट की तरह चलती है? बिल्कुल नहीं। बीमारी, नौकरी चली जाना, बिजनेस लॉस, फैमिली इमरजेंसी, पैंडमिक, ये सब किसी कैलेंडर में लिख कर नहीं आते। मुझे यहाँ लेखक की बात सही लगी। सबसे सफल फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो गलती की गुंजाइश छोड़ता है। इसे वो कहते हैं रूम फॉर एरर। सफल लोग सिर्फ आशावादी नहीं होते, वे थोड़े से सावधान भी होते हैं। पहली नज़र में यह विरोधाभास लगता है, अगर भविष्य पर भरोसा है तो डर किस बात का? लेकिन लेखक कहते हैं दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आशावाद हमें निवेश करना सिखाता है, सावधानी हमें सब कुछ एक ही जगह लगाने से रोकता है। आशावाद कहता है भविष्य बेहतर होगा, सावधानी कहती है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो। शायद समझदारी इसी संतुलन का नाम है। उम्मीद भी रखिए और तैयारी भी, यानी अपने लिए थोड़ा सा कुशन छोड़िए। इमरजेंसी फंड, आपातकालीन निधि रखिए। सारी बचत एक ही जगह मत लगाइए, और सबसे ज़रूरी अपने भविष्य के बारे में ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, क्योंकि ज़िंदगी हमें सरप्राइज़ देना कभी बंद नहीं करती। यही वजह है कि मॉर्गन बार बार इमरजेंसी फंड, रूम फॉर एरर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसी बातों पर जोर देते हैं। भविष्य अच्छा होगा, लेकिन हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि सब कुछ हमेशा हमारी योजना के अनुसार ही होगा। और सच बताऊं, मुझे लगता है कि कोविड के बाद हम सब ने ये बात अपने जीवन में महसूस भी की है। सेविंग्स कोई गोल नहीं, फ्रीडम है। इस किताब का एक अध्याय मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने बचत को देखने का मेरा नज़रिया बदल दिया। हम अक्सर बचपन से सुनते हैं घर खरीदने के लिए बचत करो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करो, रिटायरमेंट के लिए बचत करो। लेकिन मॉर्गन हॉसल कहते हैं कभी कभी बिना किसी तय लक्ष्य के भी पैसे बचाए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता 5 साल बाद आपका सपना क्या होगा या आपकी ज़िंदगी कहाँ होगी। प्लान्स बदलते हैं, हम बदलते हैं, हमारे सपने बदलते हैं, और इसीलिए बचत सिर्फ किसी चीज़ को खरीदने के लिए नहीं होती। बचत आपको चॉइस देती है। अगर 5 साल बाद आपके सपने बदल जाएं, तो बचत आपको बिना घबराए नई दिशा चुनने की ताकत देती है। पैसा सिर्फ विकल्प नहीं देता, वह आपको अपना मन बदलने की आज़ादी भी देता है। यही फ़र्क है अमीर दिखने और धनवान होने में। अमीर लोग चीज़ें खरीदते हैं, धनवान लोग विकल्प खरीदते हैं। और चॉइस शायद दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। कभी आपने ध्यान दिया है, हम अक्सर कहते हैं काश मेरे पास थोड़ा समय होता, लेकिन समय खरीदा कैसे जाता है देखते हैं अगली कड़ी में।
तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। सायोनारा।